अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टीजीटी साइंस केवीएस एनवीएस टायर 2 टीजीटी साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, और जो हमारा डेल्टन्स का जो थ्योरी थी, जो डेल्टन ने थ्योरी दी थी हमारी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, की एटम जो होता है वो एकमात्र पार्टिकल होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम उसकी थ्योरी को ब्रेक किया था साइंटिस्ट ने, और उन्होंने बताया था कि एटम्स को, जो एक छोटा पार्टिकल है, उसके भी सब पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडीज में अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो अलग सेल से और हर एक सेल्स और ऑर्गन से बनी हुई होती हैं। उसी टाइप के जो हमारे मैटर्स हैं, हमारा जो यूनिवर्स है वो मैटर से बना हुआ है। कुछ मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, कुछ मैटर लिक्विड स्टेज में है, और कुछ क्या गैस स्टेजेस में है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो जो एटम होता है बेसिकली, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स होता है बेसिकली, उसमें 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक जो एटम्स होता है, जैसे मान लीजिए ये एटम है। एटम जो होता है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक 3 सब पार्टिकल्स, वी कैन से दैट 3 सब पार्टिकल्स से वो मिलकर बनता है। एक होता है हमारा प्रोटॉन्स, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन्स, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बोलूं कि हम एटम्स को किन 3 पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है हमारा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब पार्टिकल्स थे जिन्होंने डाल्टन की थ्योरी जो दी थी, बेसिकली डाल्टन की थ्योरी थी, उसको ब्रेक कर दिया था। ओके, उसकी डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल्स है। तो बाकी जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अलग थ्योरीज दी थी रिगार्डिंग दी सब पार्टिकल्स के रिगार्डिंग अलग थ्योरी दी थी, और उन्होंने इसके जो थ्योरी थी उसको गलत साबित किया था कि ऐसा नहीं है, कि डाल्टन के अकॉर्डिंग ये उसने जो बोला था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। एटम के अंदर सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अलग अलग जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस, उनमें कौन सा चार्ज पाया जाता है, और उनका काम क्या होता है। तो जो हमारा जो एटम होता है बेसिकली, उसके सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है पेपर के अंदर कि हमारा प्रोटॉन्स और हमारे न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, उसका मास जो होता है वो प्रोटॉन्स के मास के इक्विवेलेंट ही होता है। सो जो हमारा प्रोटॉन्स है और जो हमारा न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है। ठीक है, और दूसरी बात, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर रिसाइड करता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, और प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिलकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। LUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, सेंटर, मतलब एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना अमाउंट ऑफ हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। उन दोनों को न्यूक्लियॉन्स नाम से होता है। Now we talk about the electrons. Electrons क्या होते हैं, they are the we can say that negatively charged. ये negatively charged होते हैं, और कहाँ रिवॉल्व करते हैं अराउंड द ये एटम के जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं उसमें साइडली अराउंड द न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये क्या होता है, रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, अलग अलग थ्योरीज दी थी बेसिकली। तो अब इतना हमको समझ में आ गया कि जो प्रोटॉन्स होता है वो क्या होता है। जो डाल्टन ने जो कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स है, वो गलत था। एटम जो है वो 3 सब पार्टिकल्स में डिवाइडेड था, जिसमें एक था प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिवॉल्व करता है इन द स्फीयर। जो स्फीयर है बाहर के, इसके इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स का जो बाहर का स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे। जैसे हमारा अर्थ के अराउंड हमारे जो अलग अलग हमारी सेटेलाइट्स होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड। तो बेसिकली ये हमारा क्या, इतना स्ट्रक्चर हो गया एटम्स का। नाउ प्रोटॉन्स, सबसे पहले प्रोटॉन्स क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे। प्रोटॉन्स क्या थे, प्रोटॉन्स वर द
प्रोटॉन्स वो थे पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, पॉजिटिवली क्या थे, चार्ज थे प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स के लिए क्या 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 किसने दिया था प्रोटॉन्स, बहुत बार पूछा जाता है, गोल्डस्टीन ने दिया था। कितने दिया था, गोल्डस्टीन ने दिया था, ठीक है, गोल्डस्टीन ने दिया था प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। और ये प्रोटॉन्स क्या होते थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते थे प्रोटॉन्स, जिनका मैंने यहाँ पे मास और इसका चार्ज मैंने दोनों को यहाँ पे मेंशन किया है, इट्स कॉल्ड अ मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻26 × 10⁻27 kg, जिसका मास जो होता है न्यूट्रॉन्स के मास के मोस्टली क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, बहुत बार पूछा जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का हमारा जो चार्ज होता है क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट होता है किसके, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स। मतलब दोनों का चार्ज तो सेम होगा, जैसे चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स होगा -1.0, लेकिन इक्वल है दोनों, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन चार्ज साइंस में अपोजिट साइंस होंगे इसमें। ये नेगेटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, मैंने प्लस साइन यहाँ लगाया। तो 1.6 × 02 × 10⁻19 कूलम, ये चार्ज किसका है, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात, ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि जो एटम का रेडियस होता है, जो एटम का रेडियस होता है, और वो होता है 10⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो होता है 10⁻15 मीटर। तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, रेडियस वो क्या होता है, काफी छोटा होता है एटम के रेडियस से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज lakhs time, we can say that 1000 times very less than the radius of our atoms. So it's a very very important questions. साइंटिस्ट के नाम आपको सबके याद रखने हैं, किसने डिस्कवरी की थी। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज गोल्डस्टीन ने दिया था। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसका हमारा मैंने आपको यहाँ पे चार्ज का बता दिया, और इसका मास कितना होता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दूसरी बात, अलग अलग थ्योरी भी आई थी हमारे उसके लिए। पहले हम ये देख लेते किस किसने डिस्कवर किया था। उसके बाद प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी किसने, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी हमारी जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने क्या दिया था, थॉमसन ने दिया था हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी जे थॉमसन ने, जिन्होंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दिया था। इसका चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज है नेगेटिव में, इसका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए माइनस साइन लगाया मैंने। 1.6 × 10⁻19 कूलम इसका चार्ज होता है, उसको दिया था जे थॉमसन ने। थर्ड इज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और इसका मास जो होता है वो इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है। कहाँ रहते हैं ये, न्यूक्लियस में। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी रहता है और न्यूट्रॉन्स भी रहता है, जिसको बोलते हैं ना एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स फॉर्म द एटॉमिक मास। ये पूछा जाता है बहुत बार कि जो Z है, Z का मतलब क्या होता है, कि जैसे एक एलिमेंट है उसमें Z क्या है, A क्या है, ठीक है। तो उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे ए हमारा ऊपर वाला हमारा, नीचे वाला हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला हमारा एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास का फॉर्मेशन किससे बनता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है ये चैडविक ने दिया था, सॉरी ये दिया था हमारा चैडविक ने, जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। नाउ तो ये डिस्कवरी आपको पता चल गई। फर्स्ट इज प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, गोल्डस्टीन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये। और न्यूट्रॉन की क्या होता है, नो चार्ज, नो चार्ज, और चैडविक ने डिस्कवर किया। तो दीज आर द साइंटिस्ट नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिस्ट के नेम बहुत बार पूछे जाते हैं, और इनका चार्ज बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें क्या चार्ज होता है, इसका क्या चार्ज होता है, इसमें क्या मास होता है, प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स किसके बराबर इक्विवेलेंट होता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट। नाउ वी टॉक अबाउट कि जब एक एलिमेंट है उसमें Z निकल और ऊपर A है, ये जो A होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास। ये होता है हमारा एटॉमिक मास, ठीक है। और ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। बहुत बार पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर जो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एक एटम के अंदर, तो हम उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, और जिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो हमें एटॉमिक प्रोटॉन भी पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमें पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम आराम से निकाल ही लेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स number of proton equal to number of neutrons, sorry electrons। और वैसे ही हमारा एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक मास
वो क्या होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये होता है हमारा atomic mass. So you should know that what is atomic mass, number of protons plus neutrons. What is atomic numbers, number of protons plus numbers of electrons, जिसके कारण ही हम क्या निकालते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं किसी भी एटम्स का. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए, तभी हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं. जब तक हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं पता होंगे. जब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं पता होंगे, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता होंगे, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी नहीं निकाल सकते. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, अब अलग अलग थ्योरी आई थी. अलग साइंटिस्ट ने अलग थ्योरी दी थी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के वाला. जैसे हमारे जे थॉमसन ने एक सबसे पहले आई थी हमारी प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल्स. तो प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था, जो हमारा जे थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था हमारा प्लम पुडिंग मॉडल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसने दिया था, पूछा जाता है पेपर में. प्लम क्यों बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, इसने कहा था कि जितना भी जो स्फीयर है, जैसे एक बॉल होती है, स्फीयर होती है, तो पूरा जो स्फीयर है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. और उसके अंदर जो होते हैं, जैसे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एम्बेडेड रहता है ऐसे करके, तो एम्बेडेड इनसाइड इट. तो उसने कहा था पूरा जो एक स्फीयर है इज अ पॉजिटिव चार्ज. जैसे एक बॉल है, वो पूरी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसके बीच बीच में जो छेद है, या बीच बीच में जो उसके जो सीड्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन का रेडिश वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और वाटरमेलन का जो सीड्स हो गए वो हो गए नेगेटिवली चार्ज. तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल को. तो किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था. इसने किया था कि पूरा जो स्फीयर है, और इसने ये भी कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एटम होता है, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर है, उसको कैंसिल आउट कर रहा है वो. तो उसने इसीलिए उसने कहा था कि जो हमारा एटम होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. उसने ये कहा था जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उस बॉल के अंदर, वो नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा है. तो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किसने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कि जो हमारा दूसरा मॉडल दिया था, जो न्यूक्लियर मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने. तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था. रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल दिया था. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एस्टिमेट दिया था कि उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल, एक थिन गोल्ड फॉइल से क्या किया था, गोल्ड फॉइल ली थी उन्होंने. गोल्ड फॉइल ली थी एक. ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, गोल्ड फॉइल से उन्होंने क्या किया था, अल्फा रेस को एक्सट्रैक्ट किया था उन्होंने. क्या किया था, अल्फा रेस को क्या किया था, बोम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल. अल्फा रेस को बोम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर. तो उन्होंने जब ये देखा था एटम क्या क्या कुछ, तो जब बोम्बार्ड किया तो उसने क्या देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो तो बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक हो गए, कुछ सीधे चले गए, कुछ मतलब बिल्कुल हाई एंगल से डिफ्लेक्ट किए, कुछ बिल्कुल बाउंस बैक हो गए. तो ये उसने कुछ अपनी थ्योरी में बताया था. शॉर्ट में मैं आपको अभी दूसरे वीडियोस में आपको, अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में दूं तो पूरी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. तो अभी शॉर्ट में मैं इसको बता रही हूँ. तो एक्चुअली उसने गोल्ड फॉइल क्यों लिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर. जो क्वालिटी है मैं उसके बारे में बात करूंगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हाईली मेलेबल होता है. इसका हीलियम न्यूक्लियस से उसने उसको जो लिया था, जिससे पास किया था उसने अल्फा पार्टिकल्स को, तो बीच में उसने गोल्ड फॉइल लगाई थी. तो उसने गोल्ड फॉइल क्यों ली थी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. बिकॉज द रीजन कि गोल्ड फॉइल हाईली मेलेबल होता है. गोल्ड फॉइल होता है क्या होता है, हाईली मेलेबल होता है. इसको हम बहुत थिन शीट्स में वो पढ़ सकते हैं, ठीक है. और जो एटम का न्यूक्लियस जो था वो उसने हीलियम का लिया था. ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है. और क्या हुआ था, उसने क्या अपने ड्रॉबैक्स, उसके जो क्या क्या उसके जो उसका कंक्लूजन निकला था, क्या क्या उसने ये जब ये एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या क्या उसने चीज़ें देखी थी. तो कुछ तो रेज क्या होती डिफ्लेक्ट बैक हो गई थी, कुछ रे जो थी वो बिल्कुल सीधी चली गई थी, बिल्कुल पास कर गई थी, और कुछ रे थी वो डिफ्लेक्ट कर गई थी हाई एंगल से. तो इस तरीके से उसने अपनी स्टेटमेंट उसने अलग अलग टाइप की दी थी रदरफोर्ड ने. और रदरफोर्ड का बाद में ये हो गया था कि उसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं. तो ये उसकी थ्योरी का ड्रॉबैक था. जो बोर्ड्स ने ये बोला था बाद में आके कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी लूज नहीं करती है. तो ड्रॉबैक इसका क्या था कि इसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो कुछ टाइम बाद उसकी एनर्जी भी तो कम होगी ना. एनर्जी कम होगी तो उसके शेल में आके गिर जाएंगे. लेकिन बाद में क्या आए थे, बोर्ड्स आए थे.
बोर्ड्स ने बोला था, इसने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं, जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बोर्ड्स ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वो उनकी एनर्जी कभी या खत्म नहीं होती है और वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये बोर्ड्स ने कहा था। उन्होंने उसके बाद बोर्ड्स ने अलग अलग शेल के बारे में बताया था। इसका शेल का नाम था KLMN। तो ये अलग अलग शेल के नाम दिए थे उन्होंने। जैसे सबसे अंदर वाला शेल कौन सा होता है, उसके बाद वाला कौन सा होता है M, उसके बाद वाला N वाला। तो 4 जो शेल्स थे वो बताए थे उन्होंने। ऑर्बिटल्स का नाम भी हम इनको देते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया था कि पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तीसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, चौथे में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल में। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था 2n²। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट हो गया। उस पर बोर्ड्स ने इसको क्या क्या दिया था, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताया था। हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में मूव कर सकते हैं। नाउ ये मैंने कुछ यहाँ पे कैनाल रेज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोड, कैनाल रेज क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं। अब एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है कि बताइए जो हमारी एनोड रेज होती है क्या होती है, कैनाल रेज क्या होती है। कैनाल रेज होती है पॉजिटिवली चार्ज रेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डस्टीन ने दिया था 1886 में। तो ये किसने डिस्कवर किया था हमारे प्रोटॉन्स को, मैंने बताया था को गोल्डस्टीन ने। कब किया था, 1886 में किया था। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं। कैनाल रेज और पॉजिटिवली चार्ज रेज, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कैनाल रेज कैसी रेज होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है। कहाँ से, ये एनोड्स से हमें निकली थी एंड दे विल मूव टुवर्ड्स अ कैथोड। ये क्या होता था, जो एक्सपेरिमेंट दिया था गोल्डस्टीन ने, गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उसमें से जब उसने एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे ये निकले थे, कैनाल रेज निकली थी, देन पास थ्रू द परफोरेटेड होल ऑफ द जो कैथोड रेज था, कैथोड के होल से परफोरेटेड रेज से पास की थी एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ये एनोड से कैथोड की तरफ गई थी। दूसरी बात, ये क्या कैनाल रेज हम क्या बोलते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं कैनाल रेज, एनोड से निकलती हैं। और 1886 में गोल्डस्टीन ने दी थी कैनाल रेज। कैथोड रेज क्या होती हैं, बहुत बार पूछा जाता है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कैथोड रेज। तो कैथोड रेज से क्या निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। एनोड की तरफ गए थे। और किसके अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो डिस्चार्ज गैस ट्यूब थी उसके अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो ये गोल्डस्टीन ने दिया था और ये जे थॉमसन ने। तो फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रेज क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स थी, एंड कैनाल रेज क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स थे। नाउ ये मैंने आपको बता दिया था, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स 1.602 × 19 कूलम्स एंड प्लस 1.602 × 19 कूलम, ये चार्ज होता है हमारे प्रोटॉन्स का। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शॉर्ट में इसी तरीके से मैं डेली वीडियोस, अगर आप चाहते हैं मुझसे मैं वीडियोस लेके आऊँ आप लोग के लिए, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। तो कैनाल रेज एनोड, कैथोड रेज हमारा इलेक्ट्रॉन्स था। किसके अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था, गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था। दूसरी बात, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, हमेशा याद रखना, जो कैथोड रेज थी वो हमेशा क्या जाएगी, एनॉल जो रेज है उनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सॉरी, जो कैथोड रेज है और जो हमारी कैनाल रेज है वो कैसे, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, दूसरे की मूव करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और न्यूट्रॉन्स का मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स ने डिस्कवरी दी थी इसकी। इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैनाल रेज किसने दी थी, क्या होती हैं कैनाल रेज, कैथोड रेज क्या होती हैं, एंड किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी, उसका ड्रॉबैक, खासकर जो रदरफोर्ड मॉडल था उसका क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने ये नहीं बता पाया था कि बेसिकली सेंटर में जो ये एटम्स होता है, एटम के 2 कंपोनेंट होते हैं। उसने ये बताया था कि वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, वन इज कॉल्ड जो आउटर मोस्ट कंपोनेंट होता है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिक्स ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं, उनकी एनर्जी क्यों बाद में क्यों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल में आके घिर जाते हैं। तो ये उसका ड्रॉबैक्स था। और उसने क्यों ली थी गोल्ड फॉइल। तो इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट्स आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कुछ हाईली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ बाउंस बैक हो जाती हैं, या कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करती हैं कुछ रेज। व्हेन वी पास थ्रू द अल्फा, जो हमारी रेज होती हैं, जो हीलियम न्यूक्लियस के चार्ज के बराबर, हीलियम न्यूक्लियस का जो रेज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज होती हैं, जब हम स्ट्राइक करते हैं गोल्ड फॉइल से, क्यों हमने गोल्ड फॉइल लिया, क्या उसका इंटरफेरेंस था। तो दिस ऑल इंपॉर्टेंट वीडियोज ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। तो सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट।
and please comment also for other videos. Thank you.